हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान की क्लास में। हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक और लवण विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। पहली कक्षा में हमने पीएच मान के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म से। पहला टॉपिक है कि अम्ल की सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। तो अम्ल जब सक्रिय धातु के साथ क्रिया करता है, जैसे अगर Zn की क्रिया एक सक्रिय धातु है, या हम ले लेते हैं यहाँ पे Fe लोहा, अगर इनकी क्रिया सक्रिय धातु से कराई जाती है, यहाँ पे H2SO4 एक अम्ल है और यह धातु है, तो एक चीज़ तो हमेशा बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और तो यह कह सकते हैं कि किसी भी सक्रिय धातु की क्रिया अगर हम अम्ल से कराते हैं तो लवण बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे भी लवण बनेगा। और लवण बनाने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे H2SO4 दिख रहा, H2SO4 में से H तो चला गया, तो H को काट देते हैं और यह इसके स्थान पे हम जोड़ देते हैं धातु, तो बन जाएगा FeSO4। अब FeSO4 का नाम है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट एक लवण है। जैसे अगर जिंक की क्रिया HCl से कराई जाए तो यहाँ भी H2 गैस निकलेगा, क्योंकि सक्रिय धातु जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। तो यहाँ भी H2 निकल गया। अब H2 निकल गया तो यहाँ से H खत्म, और अम्ल में से H+ हटा के या H हटा के उसके स्थान पे धातु जोड़ देते हैं, तो लवण तैयार। जैसे यहाँ पे ZnCl2 बनेगा, क्योंकि Zn की संयोजकता 2 होती है। रही बात बैलेंस करने की, यहाँ हम 2 बढ़ा देंगे, तो जिंक + 2HCl गिव्स ZnCl2 + H2। तो यह कह सकते हैं कि अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक और रिएक्शन, जैसे अगर कैल्शियम की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाए, जैसे HNO3 से, तो H2 तो निकलेगा हाइड्रोजन गैस, इसके बगल में एरो मतलब यह गैस है। अब H2 निकलेगा तो लवण जो बनेगा, अब यहाँ से H निकल गया तो H के जगह पे आ जाएगा कैल्शियम, तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, और कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaNO3 का ट्वाइस। ये लवण है। इस लवण का नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, ये बन सकता है, लेकिन सक्रिय धातुओं से कराना है। दूसरा पे आते हैं, दूसरे हेडिंग पे। दूसरा टॉपिक हमारे पास है धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। और हमें पता है धात्विक ऑक्साइड हो या लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड हो। धात्विक ऑक्साइड भी क्षार के जैसा बिहेव करता है, और धात्विक हाइड्रोक्साइड भी क्षार के जैसा बिहेव करता है, और इसकी क्रिया करानी है हमें अम्ल से। जैसे Na2O, यह सोडियम ऑक्साइड है। अगर सोडियम ऑक्साइड की क्रिया सपोज दैट HNO3 से कराते हैं, तो यहाँ पे भी वही बनेगा। जैसे धात्विक ऑक्साइड क्षार है और हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि क्षार और अम्ल क्रिया करके लवण बनाएंगे और जल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्रिया करेंगे तो लवण तथा जल का निर्माण होगा। तो Na2O की क्रिया HNO3 से कराएंगे तो जल बनेगा। पहले H2O बना लेते हैं प्लस। लवण बनाने का सबसे आसान तरीका, अम्ल में से H हटा के वहाँ पे धातु जोड़ दीजिए जो हमारे रिएक्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे सोडियम मौजूद है, तो अम्ल में H हटाएंगे तो बचेगा NO3, और उसके जगह पे अगर हम सोडियम जोड़ दें तो बन जाएगा NaNO3। और सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट एक लवण है। बैलेंस करना है, यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है तो इसके आगे भी 2 बढ़ा देंगे, और जैसे इसके आगे 2 बढ़ाएंगे HNO3 के आगे भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। यह अब रिएक्शन संतुलन में है।
दूसरा, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि तनु अम्ल सभी धात्विक ऑक्साइडों या हाइड्रोक्साइडों, धात्विक हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे दूसरा रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड, यह धात्विक ऑक्साइड है और धात्विक ऑक्साइड क्षार के जैसा बिहेव करता है, प्लस H2SO4, अगर इनकी क्रिया, यह तनु है, अगर इनकी क्रिया इसके साथ कराई जाए तो यहाँ से बनेगा H2O तो बनेगा, प्लस कॉपर सल्फेट बनेगा, और कॉपर सल्फेट एक लवण है। कॉपर सल्फेट कैसे बना, यहाँ से H2O, यहाँ से O रिलीज हुआ, यहाँ से H2 रिलीज हुआ, H2O, और अभी बताए लवण बनाने का सबसे आसान तरीका अम्ल में से यह छटा के उसके स्थान पे धातु जोड़ देना है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉपर था। नेक्स्ट रिएक्शन, ये तो हाइड्रोक्साइड का हो गया। अब ऑक्साइडों का, अब हाइड्रोक्साइडों का देखते हैं। जैसे NaOH, ये हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड तो क्षार के जैसा बिहेव भी करता है, और धातु ऑक्साइड भी क्षार के जैसा ही बिहेव करता है। अगर इनकी क्रिया इसके साथ क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाए तो लवण बनेगा और जल बनेगा। तो जल बना लेते हैं H2O, और लवण बनाने का सबसे आसान तरीका, यहाँ से यह छटा दें तो Cl बचा, और Cl के जगह पे एक धातु जोड़ दें, लवण तैयार हो गया। यही इसी को हम नमक कहते हैं। जैसे अगला CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगर इनकी क्रिया H2SO4 से कराई जाए तो बनेगा H2O, जल तो बनेगा, और इसके स्थान पे यहाँ पे अगर यह छट गया, हमको लवण बनाना तो SO4 बचा, और SO4 के जगह पे एक धातु जोड़ देंगे, बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और यह भी एक लवण है और यह जल है। तो अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण तथा जल तैयार होते हैं। जैसे एक दुर्बल क्षार ले लेते हैं, और दुर्बल क्षार का यहाँ पे यह सूत्र है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इनकी क्रिया अगर HCl से कराया जाए तो यहाँ पे H2O बनेगा। अब यहाँ पे धातु नहीं, लेकिन धातु की जगह पे अमोनियम आयन है, तो बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, किसी और से रिएक्शन कराते हैं। तीसरा टॉपिक हमारे पास धात्विक कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया हम अम्ल की कराएंगे। तो सभी कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट तनु अम्लों से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का निर्माण करते हैं। रिएक्शन देखते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की क्रिया HCl अम्ल से कराई जाए तो दो चीज़ तो हर बार बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तीसरा बनेगा लवण, और लवण बनाने का आसान तरीका, अम्ल में से यह छटा के हटा दिए तो Cl बचा, और जहाँ से यह छटा वहाँ पे एक धातु जोड़ दें तो बन गया NaCl, क्योंकि हमारे पास धातु Na यहाँ मौजूद है। रही बात बैलेंस करने की, तो यहाँ सोडियम की संख्या 2 है, यहाँ भी हमें सोडियम की संख्या 2 बढ़ानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे Cl भी 2 हो गया, तो हमको यहाँ भी 2 बढ़ाना पड़ेगा, और बाकी रिएक्शन संतुलन में है। यह इसका रिएक्शन होगा। धातु कार्बोनेट तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। दूसरा रिएक्शन, अगर हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसे हम धामन सोडा कहते हैं। बस यहाँ पे 10 H2O एक्स्ट्रा रहेगा, तब इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी क्रिया भी सपोज दैट अगर HNO3 से करा लेते हैं तो इसमें भी वही चीज़ बनेगा, CO2 तो बनेगा, H2O भी बनेगा, और इसके साथ यहाँ पे HNO3 है तो H तो चला गया तो बचा NO3, और यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ जोड़ देंगे सोडियम,
NaNO3 और यह भी एक लवण है। जैसे थर्ड रिएक्शन, अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो और इनकी क्रिया करा देते हैं HNO3 से, तो वही बनेगा, CO2 तो बनेगा प्लस जल भी बनेगा, और जहाँ पे HNO3 था वहाँ से H चला गया, NO3 बचा, और यहाँ पे K आ गया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अगर कॉपर कार्बोनेट हो और उसके साथ हम H2SO4 की क्रिया करा दें, तो CO2 तो बनेगा और उसके साथ H2O भी निकलेगा, अब प्लस यहाँ पे H तो चला गया तो बचा तो सल्फेट, और सल्फेट के साथ कॉपर जोड़ देंगे तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट भी एक लवण है। अगला टॉपिक हमारे पास है फोर्थ नंबर, कि धात्विक सल्फाइटों तथा बाइसल्फाइटों के साथ क्रिया। सल्फाइट का सिंबल होता है SO3 पे डबल माइनस, ये सल्फाइट है, और बाइसल्फाइट का सिंबल होता है HSO3 पे सिंगल माइनस। अगर अम्ल की क्रिया सल्फाइट और बाइसल्फाइट के साथ कराया जाए तो इसमें भी लवण बनेगा और जल बनेगा। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, SO2 गैस, लवण बनेगा और प्लस जल बनेगा, और उसके साथ यहाँ पे CO2 ना होके SO2 गैस बनेगी। जैसे अगर हमारे पास कोई बाइस सल्फाइट है K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड की क्रिया अगर हम HCl से कराते हैं तो SO2 गैस निकलेगा प्लस जल बनेगा और लवण बनेगा। लवण बनाने के लिए H तो चला गया, H के जगह पे Cl जोड़ दिए, बन गया पोटेशियम क्लोराइड। अगर Na2 हो, Na2SO3 की क्रिया H2SO4 से कराई जाए तो इसमें भी SO2 तो बनेगा, सॉरी यहाँ पे H2O रहेगा, H2O, यहाँ भी जल, और यहाँ पे Na2SO4 बनेगा। जैसे बाइसल्फाइड का देख लेते हैं, अगर NaHSO3 है, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं, प्लस इनकी क्रिया अगर हम HCl से करा दें तो यहाँ पे भी SO2 बनेगा और H2O बनेगा, अब प्लस यहाँ पे Cl है तो यहाँ भी Cl, यहाँ से H तो चला गया तो उसके जगह पे धातु आ जाएगा तो NaCl। ये तीनों के तीनों लवण हैं। और जैसे KHSO3 पोटेशियम बाइसल्फाइड, अगर इनकी क्रिया हम करा देते हैं HNO3 से तो इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल निकलेगा, और यहाँ पे H तो चला गया और H के जगह पे एक धातु आ जाएगा तो बन जाएगा KNO3, और यह भी एक लवण है। तो मतलब यह कह सकते हैं कि सल्फाइट हो चाहे बाइसल्फाइट हो, अगर यहाँ पे सल्फाइट है, यहाँ भी सल्फाइट है, यहाँ बाइसल्फाइट है और ये भी बाइसल्फाइट है, अगर किसी की भी क्रिया अम्ल से कराते हैं, ये सब तनु अम्ल है, अगर किसी भी क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण बनता है और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस हर एक रिएक्शन में निकल रही है, और उसके साथ H2O भी हर एक रिएक्शन में निकल रहा है। अगला टॉपिक है सल्फाइड और धात्विक सल्फाइड। पांचवा है कि धात्विक सल्फाइडों एवं बाइसल्फाइडों से क्रिया। सल्फाइडों और सल्फाइडों या बाइसल्फाइडों में अंतर होता है। अगर ट और ड है अंत में, सल्फाइडों और सल्फाइड में अंतर होता है। तो अगर तनु अम्ल की क्रिया कराई जाए बाइसल्फाइडों से तो यह लवण बनाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देती है। जैसे कोई सल्फाइड लेते हैं, जैसे CaS कैल्शियम सल्फाइड,
अगर इनकी क्रिया HCl से कराई जाए तो एक गैस निकलेगी H2S और लवण बनेगा। लवण बनाने के लिए यहाँ से यह छटा दे तो बचेगा Cl, और जहाँ से यह छटा है वहाँ पर जोड़ दे धातु CaCl2 बन जाएगा। और बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 बना देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। दूसरा KHS पोटेशियम बाईसल्फाइड KHS, अगर इनकी क्रिया HCl से करा दें तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, प्लस यहाँ से H चला गया तो बचा Cl लवण बनाने के लिए, और Cl जहाँ से गया वहाँ K जोड़ दे तो बन जाएगा KCl, और यह लवण है पोटेशियम क्लोराइड। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जो कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जुड़ा हुआ है, उसे देख लेते हैं। चूने के पानी का टेस्ट, मतलब अगर CO2 चूने का पानी जो है, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, पानी में घोलने के बाद अगर CaOH के ट्वाइस के ऊपर प्रवाहित किया जाए तो वह पानी से प्रवाहित करने में जो पानी का रंग है दूधिया हो जाता है, मतलब सफ़ेद कलर का हो जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है CaCO3, और यह एक अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, और यह जो अवक्षेप होता है सफ़ेद रंग का होता है। अवक्षेप वही होता है जो अविलेय पदार्थ बनता है जो नीचे विलयन के बैठ जाता है, और इसके साथ एक और चीज़ निकलता है जल। तो इसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया रंग का हो जाता है। मतलब वही रिएक्शन है कि अगर CaOH का ट्वाइस ये पानी है चूने का, प्लस अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो जो CaCO3 है यही दूधिया कलर का अवक्षेप है, और उसके साथ जल ऊपर हो जाएगा और यह नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा। अगले क्लास में हम क्षार के रासायनिक गुणधर्म और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।